तरक्की के लिए थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाएगा तो क्या चल जाएगा, ऑलरेडी मेरे पास है, वेस्ट करने के नहीं, लिए कम रखे हैं। कम वेस्टेज में करेंगे ना। अरे भाई वो मेरे पास प्रिंटेड पड़े हुए हैं, आप उसे अच्छा, नहीं पढ़ोगे अरे तभी वो वेस्ट अब होगा। पवन जी आ गए हैं, अब सब जना गप्पा बस है। आता सगळी शांत नमस्कार बसा. रितेश जी। पवन जी कुछ हेलो हाय कीजिए ताकि मैं आपका साउंड चेक कर सकूं। नमस्कार। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, पवन जी आ चुके हैं, तो अब पवन जी आप ही शुरू कर दीजिए, इंट्रोडक्शन से शुरू कर दीजिए और हमारी मुहिम के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, हमारा उद्देश्य है भारत के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जिन कानूनों के गैजेट में आने से होगा, वो कानून हम गैजेट में छपवाने के लिए जन आंदोलन खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, तो कोई समस्या किस कानून के आने से खत्म होगी, क्योंकि अमूमन जितनी समस्याएं होती है ना अपने देश में, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उसके पीछे एक गलत कानून बैठा हुआ है जड़ में। उस कानून की देन वो समस्या है। तो गलत कानून को हटाना और सही कानून को लागू करवाना, तो हमारी जो पूरा प्रयास है वो ड्राफ्ट ओरिएंटेड है कि क्या कानून गैजेट में छपा तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा, और कौन सा गलत कानून हटाया जाएगा तो समस्या में कमी आएगी। और इसके लिए हमने कुछ 30 कानून ड्राफ्ट प्रपोज किए हैं, उसकी पूरी प्रोसीजर है, और हम नागरिकों तक ये कानून ड्राफ्ट पहुंचाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप ये कानूनों को सपोर्ट करते हैं तो प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर उनसे कहें कि इस कानून को गैजेट में प्रकाशित करें। हम्म। अच्छा, तो वो क्या है, सबसे प्रमुख कानून क्या है और सबसे प्रमुख समस्या क्या है हमारे देश की? मुख्य समस्या है मिनरल की लूट, और इसको रोकने के लिए हमने जो कानून रखा है वो है धन वापसी पासबुक। मतलब भारत की नंबर 1 समस्या है वो मिनरल की लूट है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है, और ये पिछले 200-300 सालों से चल रही है। मतलब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके पहले भी जो पूरा गदर मचा हुआ था वो मिनरल की लूट के लिए था, और 47 के बाद में भी डेमोक्रेसी आ गई, वोटिंग राइट आ गए, सरकारें आ गई, स्वराज हो गया, सब हो गया, लेकिन जो मिनरल की लूट 1947 से पहले हो रही थी उसमें कोई कमी नहीं है। वो वैसे के वैसे मिनरल की लूट लगातार चल रही है। तो हमारा जो मुख्य प्रस्ताव है वो है प्रत्येक भारत के नागरिक को धन वापसी पासबुक जारी करो ताकि मिनरल की लूट खत्म हो। अच्छा सर, तो मेरे को क्या मतलब है कौन लोहा लूट रहा है, कौन तेल लूट रहा है? मैं अपना बढ़िया यूट्यूब चला के बैठा हूँ, बाबागिरी की दुकान मेरी बढ़िया चल रही है। अब कोई सोना लूटे, चांदी लूटे, तेल लूटे, लोहा लूटे, पत्थर लूटे, मेरे को क्या मतलब है उससे? मैं क्या ये क्यों चलाऊं देखो, आंदोलन? अभी आपका घर है ना, हाँ, आपका घर है तो, है ना, हाँ। ये घर के अंदर जो पीछे ये मुझे दिख रहा है गिटार पड़ा है या टीवी और अलमारी है, आपका घर है, इसको कोई लूटे तो मतलब है। हाँ, इसको तो है। तो बस वो कंट्री का मिनरल है ना, वो भी आपका ही है, बस आप उसको वैसे देख नहीं रहे। मतलब है कि ये जो कंट्री है उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं, 135 करोड़ जो भारत के लोग हैं, इस भारत का कोयला, लोहा, तेल, इस सब के मालिक ये 135 करोड़ लोग हैं, जिसमें आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूं। और उसको जो अमेरिकन ब्रिटिश एलीट है और भारत की एलीट है, वो लोग नेताओं से गठजोड़ करके फ्री में खोद लेते हैं। जैसे एक नदी बह रही है, अब नदी बह रही है, वहां पे जो रेत है वो रेत किसकी है? वो रेत है भारत के लोगों की। वो मिनरल के ऊपर आपका हमारा मालिकाना हक है। अगर ये मिनरल पे हमारा मालिकाना हक नहीं है तो किसका है फिर? सरकार तो ट्रस्टी होती है, उसका क्या ताल्लुक है मिनरल से? मालिक तो आप हो। अभी मैं एग्जांपल देता हूं,
जैसे टाटा है, टाटा झारखंड में 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से कोयला खोदता है, वो 47 से ही खोद रहा है, 46 से, ठीक है ना। 2000 रुपए का बाजार में भाव है, और वो 1 रुपया में पूरा एकड़ का साल भर का लीज देता है, 1 रुपए में खोदता है, ठीक है। तो ये घाटा किसका हुआ, मैं बताता हूं। अगर वो पैसा, वो जो कोयला निकाल रहा है, उसको अगर वाजिब दाम के ऊपर उससे रॉयल्टी ली जाए, 1000 रुपया 1500 रुपया उससे रॉयल्टी ली जाए, जितना वो कोयला वो खोदता है, और सारे नागरिकों में जो मालिक है, आप और मैं जैसे जो मालिक है, हमें अगर दिया जाता है, तो हो सकता है आपके हिस्से में 12 रुपया महीने का आएगा, 15 रुपया आएगा। और इसी तरीके से इतने सारे मिनरल खुद रहे हैं, वो सबकी रॉयल्टी आती है, वो अगर हम मालिकों के को सीधा आती है अगर वो रॉयल्टी, तो हमको महीने का हो सकता है आपको 500 आ रहा है या 600 आ रहा है, मतलब आपको से मतलब है पूरे भारत के नागरिकों को बराबर बराबर आ रहा है। तो वो जो पैसा आपको नहीं आ रहा है, वो जो नहीं आ रहा है, वो आना शुरू हो, ये काम धन वापसी पासबुक का कानून करेगा। अब आपको वो आज तक आया नहीं, तो आप सोच रहे हो ये पैसा आपका है नहीं, पर आप जिस घर में रह रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो इस पे आपका मालिकाना हक है, आपका स्वामित्व है। पर टाटा जो कोयला खोद रहा है, या जितनी भी मिनरल की लूट हो रही है, पत्थर से लेके बजरी से लेके, मतलब इसमें मिनरल में भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं है, सीधी लूट होती है। उस पर स्वामित्व आपका और हमारा है, 135 करोड़ नागरिकों का उस पर स्वामित्व है। पर आपको ये स्वामित्व मिला नहीं, मतलब इसलिए आपको लग रहा है कि इससे आपका क्या लेना देना है। तो हमारा जो धन वापसी का प्रपोजल है ना, वो क्या करता है कि भारत के जितने भी प्राकृतिक संसाधन और मिनरल्स हैं, उसकी लूट को रोकता है पहला, और उसके सीधे मालिक भारत के 135 करोड़ नागरिक हो जाएंगे, आप में सब। जैसे आपके घर में 4 मेंबर है, तो वो भी उसके मालिक हो गए, पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों को उसका स्वामित्व मिलेगा। ये स्वामित्व 1947 में मिलने वाला था, तो नहीं मिला। भाई ब्रिटिश यहाँ पे आए क्या थे, वो मिनरल ही तो लूटने आए थे ना, कच्चा माल। वो पेड पाठ्य पुस्तकों में उसको कच्चा माल लिखते हैं ना, आपने जैसे 8वीं 10वीं की किताबें में, जब अंग्रेज भारत में आए, कच्चा माल लूटते थे, पक्का माल बना के लाते थे, यहाँ बेचते थे ऊंचे दाम पे। तो वो जो कच्चा माल यहाँ से फ्री में लूट रहे थे, प्राकृतिक संसाधन और मिनरल्स, उसको लूटने के लिए तो वो यहाँ भारत के अंदर युद्ध करने आए, और उन्होंने भारत का अधिग्रहण किया। पर 47 में जब गए, तो वो लूट, वो जो मतलब जो लड़ाई हुई, और ब्रिटिश के साथ लड़ाई इस बात की थी कि भाई ये मिनरल को मत लूटो, हमारी संपत्ति है। ब्रिटिश चले गए, लेकिन वो संपत्ति जो हमारे नागरिकों की थी, हमारी आपकी हमारी, उसके ऊपर सरकार ने कब्जा कर लिया, और उसने धनिकों से, माइनिंग माफिया से गठजोड़ बना के, और उनको चिल्लर दामों में लीज दे दी। और जो माइनिंग माफिया है, वो फ्री फंड में वो खोदता है कोयला, लोहा, तांबा, ये सब, कोई रॉयल्टी का हिसाब नहीं, और मनमाना खोद के और बेच देते हैं और पैसा ले लेते हैं। मतलब टाटा को 1 रुपए में जो झारखंड में माइंस दे रखी है, तो वो दे क्यों रखी है भाई, उसका क्या हक है? उसको वो वाजिब दाम पे जानी चाहिए, और उसका पैसा सरकार के पास क्यों आना चाहिए? सरकार तो टैक्स से चलती है। घर का माल बेच, भले आपके बिजली का बिल आता है, तो क्या घर के फर्नीचर बेच के बिजली का बिल चुकाओगे क्या? वो तो नहीं होगा। लेकिन सरकार को जो रॉयल्टी मिलती है वो भी टैक्स के साथ जुड़ती है, और सरकार उस पैसे को देश के विकास में लगाती है ना। देखो, टैक्स है ना, वो एक मैकेनिज्म है कंट्री चलाने का। सरकार को हर महीने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देना है, ठीक है, अदालतें चलानी, पुलिस चलानी, सेना चलानी है, साल का उसको बजट बनाना पड़ता है। ये 47 से हर साल सरकार बजट बना के अपना खर्चा निकाल रही है ना। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है कि सरकार चलने के लिए लगातार पैसा चाहिएगा। उसके लिए मेथड है टैक्स, क्योंकि टैक्स भी लगातार हर महीने हर साल इकट्ठा होता है, और उससे सरकार चलती है। यह है सही तरीका। आप सामान बेच के, मतलब आप सामान बेच के सरकार कैसे चलाओगे? मतलब उसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि सरकार को पैसा चाहिए तो जमीन बेच दी सरकार ने। किसकी जमीन? आपकी हमारी जमीन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, ये बेच दिया, माइंसें बेच दी, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर सरकार किससे चलाओगे बताओ?
ठीक है भाई मिनरल जब खत्म हो जाएगा तो सरकार किससे आप सरकार को चलाओगे? ठीक भाई है। सरकार चलाने का तरीका टैक्स होता है। मतलब आपके घर में आपको गाड़ी में पेट्रोल भराना है, किस्त देनी है, बिजली का बिल जमा कराना है, राशन लाना है, उसका आपका 5,000 का खर्चा है, तो आप 5,000 रुपया कमाते हो और उससे वो खर्च निकालते हो ना। या राशन लाने के लिए आप घर का टेबल बेच दिया, अगली बार कुर्सी बेच दिया, मोबाइल लेना है तो मतलब घर में से और कुछ फर्नीचर निकाल के बेच दिया, तो उससे क्या होगा? उससे तो नहीं होगा। घर बिक जाएगा, जब ये पूरा बिक जाएगा फिर किधर जाओगे? ठीक है पवन जी, अभी मैं अगला प्रश्न पूछूंगा आपसे। उसके पहले ये जो मीटिंग है ये 4:30 मिनट में खत्म हो जाएगी, हम सेम लिंक से इसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। 4:30 बजे? साढ़े 4:30 चार मिनट? मिनट में, अच्छा 4 मिनट में खत्म हो अच्छा जाएगी, है ना। ठीक ये है मीटिंग तो तब तक चलेगी जब तक आप बोल सकते हैं, मैं फ्री हूँ आप फ्री हूँ, ठीक है। तो बस जब तक जो सुनेगा सुनेगा। अच्छा, प्रश्न ये है कि ये आप अपने नाम के आगे ये जूरी लगा देते हैं, ये जूरी जूरी क्या है और इतना क्या बड़ा इसमें मसला है कि देश विकास ही नहीं कर सकता है? ये चीन, जापान, ये यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या ये इसी के भरोसे बैठे हैं क्या? ये क्या है ये? देखो जूरी है ना, वो हमारा प्रपोजल है। अदालत, पुलिस, ये दोनों विभागों को मुख्यतया सुधारने का काम जूरी कोर्ट नामक हमारा कानून करता है। तो ये जूरी कोर्ट जो है वो हमारे द्वारा प्रस्तावित एक कानून का नाम है, उसका ये टाइटल है, उसका ये आमुख है, अच्छा, जूरी कोर्ट। और चूंकि मैं भारत के 90 करोड़ मतदाताओं तक ये कानून पहुंचाना चाहता हूं, जूरी कोर्ट, इसलिए मैं अपने नाम के पीछे जूरी लिखता हूं। क्योंकि जूरी कोर्ट कानून आने से भारत में पुलिस और अदालतों का भ्रष्टाचार 6 महीने के अंदर 80% तक कम हो जाएगा। सरकारी विभागों का जितना भ्रष्टाचार है उसमें भी कमी आएगी। तो मेरे नजरिए में ये सबसे बेहतरीन कानून है दुनिया में भ्रष्टाचार को कम करने का। इससे एफिशिएंट कानून मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैं ये कानून का प्रचार करता हूं। इसमें कुछ 44 धाराएं हैं, 44। तो हम प्रधानमंत्री तक ये कानून की मांग खड़ी करना चाहते हैं। इसके लिए जूरी कोर्ट कानून के पर्चे बांटते हैं, चुनाव लड़ते हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई अगर आपको पुलिस का भ्रष्टाचार और अदालतों का भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों, मंत्रियों का भ्रष्टाचार को कम करने में इंटरेस्ट है, तो आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहिए कि ये जूरी कोर्ट नामक कानून गैजेट में छापो। अब खुद से तो पीएम छापने वाला नहीं है, जब तक इसकी डिमांड खड़ी नहीं होगी तब तक थोड़ी कानून आएगा। कौन सुनेगा मेरी चिट्ठी लिखने से? वो बात मान लेगा मेरी? देखो आपके हमारे 2 चिट्ठी से थोड़ी पीएम बात मानेगा। भाई संख्या चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी क्या, ये जो वोटिंग सिस्टम होता है ना जिस देश में, उसके अंदर डिपेंड ये करता है कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। तो नागरिकों का बहुमत, मान लो 90 करोड़ वोटर हैं, ठीक है, तो नागरिकों का बहुमत यानी 46-47 करोड़ लोग अगर प्रधानमंत्री को कहें कि जूरी कोर्ट गैजेट में छापो, तो प्रधानमंत्री के पास 2 विकल्प है, या तो वो चुनाव हार जाएगा या उसको जूरी कोर्ट छापना है। तो मांग खड़ी होगी और उसे जूरी कोर्ट कानून लाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन 33 करोड़ लोग तो ऑलरेडी सपोर्ट में है ना प्रधानमंत्री मोदी के, जैसे भी है वो जैसा भी है, तो कैसे? वो सपोर्ट में है, लेकिन वो 33 करोड़ लोग जूरी कोर्ट के विरोध में थोड़ी है। अच्छा, ठीक है। मतलब जूरी कोर्ट का सपोर्ट का मतलब है प्रधानमंत्री का विरोध थोड़ी होता है। हाँ। प्रधानमंत्री ने बोला क्या मैं जूरी कोर्ट नहीं छापूंगा, जिसको जूरी कोर्ट चाहिए वो मेरी पार्टी ज्वाइन ना करें, ऐसा तो नहीं बोल रखा है ना। अच्छा, नहीं समझे? पर जब डिमांड ही नहीं है तो क्यों वो जूरी कोर्ट कानून छापेंगे? क्योंकि इससे जूरी कोर्ट को गैजेट में छापने से उनको अपने सांसदों का, विधायकों का, धनिकों का, मीडिया के स्पॉन्सर जो हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो वो जबरदस्ती में क्यों जूरी कोर्ट कानून को गैजेट में छापेंगे? जज जो है वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, जो माफिया है, माइनिंग माफिया है, वो खिलाफ हो जाएंगे, अमेरिकी ब्रिटिश धनिक हैं जिनके यहाँ कारोबार है भारत में, वो खिलाफ हो जाएंगे, सांसद खिलाफ हो जाएंगे, विधायक विरोध करेंगे। तो आपका एक्शन प्लान क्या है?
एक्शन प्लान है ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को तैयार करना कि वो प्रधानमंत्री को जूरी कोर्ट गैजेट छापने के लिए कहें। मान लो कोई पासबुक नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो वीडियो देखेगा और कोई पेम्पलेट पढ़ेगा, आमने सामने मीटिंग में उसको बात समझ में आएगी। कम्युनिकेट करने वाला बात है, हम कितना कम्युनिकेट कैसे करें, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके का इस्तेमाल करो। इश्यू ये है कि हमें ये कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। अब पूरा ड्राफ्ट है, वो 12 पेज का है, वो 12 पेज नहीं पढ़ेगा तो ठीक है, उसकी समरी है 4 पेज में, वो उसे दो। अगर वो भी नहीं पढ़ेगा, पासबुक दो। पासबुक भी नहीं पढ़ेगा, फेसबुक पे लिखो, वहां पे भी नहीं होगा, यूट्यूब पे वीडियो बना के उसको समझाओ, वहां पे भी नहीं होगा, मीटिंग बुलाओ, मीटिंग में उसको बताओ। मतलब कम्युनिकेट करने के लिए ये सूचना हमें उस तक देनी है। अब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखो, पिक्चर बनाओ, छोटी छोटी क्लिप बनाओ, तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें हो सकती है। इलेक्शन लड़ो, पर्चे बांटो, इलेक्शन में लोगों को संबोधित करो। जिस तरीके से भी हम ये कानून की जानकारी और इस कानून के आने से क्या अच्छा परिवर्तन आएगा, ये जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी है। तो उसमें जिस आदमी को जो चीज सूट करे वो तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एक आदमी मेरे को बोलता है मेरे को पढ़ने के लिए दो, मैं पढ़ के समझूंगा, सुन के नहीं समझता, वीडियो नहीं देखूंगा, तो उसके लिए रिटर्न मटेरियल है। कोई आदमी बोलता है नहीं मेरे को पढ़ने का अभ्यास नहीं है, तो उसको वीडियो भेज सकते हैं कि भाई तुम ये वीडियो सुन के इसको समझो कि जूरी कोर्ट कैसे काम करेगा। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हर आदमी सूचना तो ले ही रहा है, जिस फॉर्मेट में उसको सूचना लेने में सुविधा है, हम वो फॉर्मेट और वो जरिया उस तक लेके जाएंगे। पढ़ूं मैं तो ड्राफ्ट कैसे पढ़ूं? मुझे तो मेरे खुद का पैसा कमाने का है, खुद की जिंदगी में ऐश करने का है, मजा करने का है। ये दुनिया ने दिया है ना, शादी करो तो समरी पढ़ लो, वो 5-7 लो। मिनट लगते हैं। ओ जूरी कोर्ट का समरी 4 पेज का है, 5-7 मिनट लगेंगे, उसको पढ़ लो। आपको फिर अच्छा लगता है तो पूरा पढ़ो, ज्यादा लंबा नहीं है, 12 पेज टोटल है और समरी तो 4 पेज का ही है। तो आप टाइम निकाल के, इतना टाइम तो निकाल ही लेता है आदमी, 10 मिनट का आप टाइम निकाल के समरी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये कुछ अच्छा प्रपोजल है, तो आप फिर पूरा ड्राफ्ट पढ़िए। हमने इसी के लिए हर ड्राफ्ट की समरी भी बनाई है 4-4 पेज की। ठीक है संतोष, और कुछ? आपका जो स्पीड है लोगों को अवेयरनेस करने का, आपका जो स्पीड है लोगों को अवेयरनेस करने का, आपका स्पीड जितना एक्सपेक्टेड है उतने से कितने परसेंटेज कम है? मतलब ये तो देखो एक्सपेक्टेड कितना है और कितना कम है, इसका तो मैं कोई ठीक से आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमसे जितना होता है, हमारे जितने रिसोर्सेज हैं और समय और ऊर्जा है और हमारी स्किल है, हम उसके अंदर अपना प्रयास लगातार करते रहते हैं। संख्या ज्यादा बढ़ेगी एक्टिविस्ट की तो स्पीड बढ़ेगी। तो अभी जितने एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं उसके अनुपात में स्पीड है। अगर एक्टिविस्ट मान लो 100 हैं तो स्पीड उसके अनुपात में रहेगी। अगर एक्टिविस्ट 1000 कर दो आप तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ने का एक ही तरीका है कि ज्यादा एक्टिविस्ट इस कानून का कैंपेन चलाएं, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और प्रधानमंत्री को ये कानून को गैजेट में छापने को बोलें। अभी आप बोल रहे इस कानून का कैंपेन चलाए, तो कौन से कानून का? यहाँ पे तो बहुत सारी मिस्टेक है सिस्टम में। नहीं, 30 कानून है हमने जो प्रपोज किए हैं, टोटल 30 कानून है। आपको जो समस्या ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है आप उस कानून का समाधान लाने वाले कानून, मतलब उस समस्या का समाधान लाने वाले कानून का कैंपेन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया जूरी कोर्ट है, वो एक डिफरेंट कानून है। धन वापसी पासबुक अलग कानून है। आपको लगता है नहीं मिनरल की लूट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लो है, तो आप धन वापसी का प्रचार करो, उसके बारे में पीएम को चिट्ठी लिखो, जूरी कोर्ट को वरीयता मत दो। किसी को जूरी कोर्ट लगता है तो वो उसको वरीयता देगा, किसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी लगता है तो उसका भी हमने ड्राफ्ट दिया है, वो उसके ऊपर काम करे। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस समस्या में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके समाधान में, उस पर काम कर सकते हो। संतोष जी आपकी बात पूरी हो गई? अमित, हाँ हो गई। थैंक यू। हाँ, अमित तिवारी फ्रॉम रीवा कुछ पूछेंगे? हाँ
नमस्ते पवन जी। हाँ नमस्कार। मेरा नाम अमित तिवारी है। एक बार बात भी हुई आपसे, हम्म, तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आई मुझे। हम्म। तो आप तो कह रहे हैं कि बस राजपत्र में ये कानून छाप दिए जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो इतनी सी जाएगा, बात तुरंत है। नहीं होगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक होना शुरू हो जाएगा और हाँ साल दो तुरंत। साल में बहुत अंतर आ जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ अब इसमें जो बहुत सारे लोग विक्टिम मेंटालिटी के हैं, भारत में हीन भावना से ग्रसित है। मतलब उनको ये लगता हाँ है कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, मोदी भी आ गया देखो कुछ नहीं हो पाया, केजरीवाल भी हाँ आ गया कुछ नहीं हो पाया। एक तो विक्टिम मेंटालिटी है, हाँ और दूसरा है चाटुकार बहुत लोग हैं कि अब कुछ भी बात करो, बेसिकली आरएसएस के हैं या बीजेपी के हैं, तो बेसिकली कुछ भी बात करो तो उनको ऐसा लगता है कि एंटी मोदी है, एंटी इंडिया है, इस तरह से है। तो इस तरह के लोगों के सामने कैसे बात रखी जाए? मतलब देखो, एक तो इसमें से भारत शब्द जो रखा है हमने, वो भारत शब्द की बात, मतलब भारत में ऐसा है वैसा नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। सभी यूनिवर्स मतलब पूरे दुनिया के जो देश है वहां सभी में सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। चाटुकार भी होते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं, पॉजिटिव वाले भी, सब तरीके के लोग होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और सही सही लॉयल भी होते हैं, सभी तरीके के होते हैं। हमको उसको ये कानून पहुंचाना वो हमारा टारगेट होना चाहिए, और उसको हमको ये समझाना होता है कि भाई देखो, पार्टी नेता बदलते रहेंगे, लेकिन ये कानून आने से ये स्थायी बदलाव आएगा कि भ्रष्टाचार कम होगा, मिनरल लूट कम होगी, ये सब कम होगा। जैसे भारत में वोटिंग पावर 1951 में लोगों को मिला, तो तब से आज तक चल रहा है ना, 70 साल से। और 70 साल कोई नेता पीएम रह सकता है? और कानून रहता है ना। हाँ, तो कानून जो है उस वो अच्छा है, तो बदलाव स्थायी है और लगातार होगा। हमको ये जानकारी उस तक पहुंचाई। अब वो भली चाटुकार है, चाहे वो विक्टिम, मतलब वो किसी भी तरीके से सोचता है, उसको सोचने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब भारत के अंदर वोटिंग पावर आए, तो ये सोच के तो नहीं दिए कि भाई ये बेवकूफ है या ये ज्यादा पढ़ा हुआ है, ये ऐसा है ये वैसा है, भाई सबको दे दिया। अब कोई कैसे भी सोचता है, उसको पावर मिल गई। तो ये कानून है, ये कानून सभी लोगों के, मतलब सभी लोगों को फायदा देता है, क्योंकि भ्रष्टाचार कम होगा तो हर आदमी को फायदा है। तो उसकी फितरत क्या है, वो एक अगला पॉइंट है। मतलब उससे हमारा हमको उससे कोई समस्या नहीं आ रही है। जिनको वो कानून अच्छा लगेगा पहले दौर में, वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। सेकंड राउंड के अंदर दूसरे लोग भी जुड़ेंगे, थर्ड राउंड में और भी जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी को बताया और 2 दिन में समझ लग गया, किसी को 2 महीने बाद लगेगा, किसी को 2 साल बाद लगेगा। एक बात बोलता हूं, ये बात बहुत ढंग से कॉमन नॉलेज में है कि भारत के नेता भ्रष्ट है, ठीक है ना। मतलब सब पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, सरकारी विभाग करप्ट होते हैं। असल में इसके रूट में जाओ तो बॉटम लाइन क्या है कि जज भ्रष्ट है, इसीलिए नेता भ्रष्ट है। अगर जज और पुलिस भ्रष्ट नहीं है तो नेता बाहर क्यों घूम रहा है? वो जेल में होना चाहिए था। तो सारा ही भ्रष्टाचार पूरे भारत में, अगर अन्याय है, उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, नेता करप्ट है। नेता कभी करप्ट हो ही नहीं सकता। जज और पुलिस ठीक है, तो नेता करप्ट कैसे हो जाएगा? मुझे बताओ, अगले दिन तो जेल चला गया, करप्ट करप्ट कैसे होएगा? इसमें दो प्रॉब्लम आती है। एक तो टाइम बहुत लगता है अपने सिस्टम में, और बायसनेस बहुत ज्यादा है। अगर कोई स्ट्रांग है तो उसके प्रति बायसनेस बहुत ज्यादा होती है, और टाइम बहुत लगता है। दो चीजें हैं। जज सिस्टम का डिजाइन ही इस तरीके से होता है कि वर्षों तक मुकदमा लटका रहेगा। जूरी सिस्टम का डिजाइन है हफ्ते भर के अंदर फैसला आ जाएगा। इसीलिए और जूरी बायसनेस कोर्ट जो है वो, मैं उस कानून को सपोर्ट करता हूँ और उसका प्रचार करता हूँ। और बायसनेस को कैसे मिनिमाइज करेंगे? जो बायसनेस होती देखो है, जज, जो हाँ जज अकेला आदमी है, अकेला आदमी है, उसके विवेक पे आपने सब कुछ छोड़ के रखा है, तो उसको जो ज्यादा पैसा देगा वो उधर चला जाएगा, और वो साजिश कभी सामने भी नहीं आएगी कि जज ने पैसा खाया। केवल 2-3 आदमी के बीच का खेल हो गया। वकील पैसा देने वाला, जज पैसा लेने वाला, और जो पैसा भेज रहा है उसके पास। तो बस 2 आदमी आराम से मिलके आपस में गठजोड़ बना लेते हैं, और पैसा लेके बायसनेस या उसके पक्षपातपूर्ण वो फैसला दे देता है। अब पूरे भारत के लोगों को ये तो कुछ पावर नहीं है कि वो जज के फैसले को स्क्रूटनाइज कर सके या उसको निकाल सके या कुछ भी कर सके। बस वो जज ने फैसला दे दिया, बात खत्म हो गई। जूरी के अंदर 15 लोगों से 50 लोगों तक की जूरी बैठी है, तो इतने सारे लोगों को कैसे बायस करोगे? जोखिम 50 हाँ, गुना हो गया ना। ये तो बात सही है कि ज्यादा लोगों को बायस करना थोड़ा मुश्किल होगा।
हाँ, मतलब जोखिम 50 गुना हो गया, उसको पैसा दोगे तो 50 गुना जोखिम हो गया। अकेले आदमी को सेट करना आसान है, लोगों के समूह को पूरे को सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मतलब जनता का एक फीडबैक हम मैकेनिज्म ऐड कर रहे हैं इसमें, अभी कोई फीडबैक नहीं है जनता का। अभी क्या तो होता हम है, वकील दोनों बहस करते हैं, जज सामने बैठता है, मुकदमा सुनता है, फैसला देता है। जूरी में क्या होगा, नागरिकों को रेंडमली उनको सेलेक्ट किया जाएगा, 30 लोगों को, उनमें से 12 विवेकशील पुरुष जाके जूरी बन के जज के बगल में बैठेंगे। पूरा मामला वो जूरी सदस्य भी सुनेंगे, सारे सबूत देखेंगे, वकीलों को सुनेंगे, जज के साथ जूरी, ये दोनों लोग ट्रायल में दोनों लोग उपस्थित रहेंगे, जूरी समूह भी रहेगा और जज भी रहेगा। और उसके बाद में मामला सुनने के बाद में जूरी अपना फैसला जज के सामने रखेगी। जज उस फैसले में चाहे तो संशोधन कर सकता है, या चाहे तो उस फैसले को पूरी तरह पलट सकता है, या पूरे फैसले को अप्रूव कर सकता है। पवन जी, ये कोई सपना दिखाने जैसी बात होती है आम लोगों को, तो क्या किसी और देश में ये चल रहा है, और क्या वहां पे बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था है, इसका कुछ उदाहरण है क्या किसी देश? काफी सारे देश हैं, कुछ 20-30-40 देश होंगे जिनमें ये जूरी प्रैक्टिस है, आज से नहीं है, कितने ही सालों से है। ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, बहुत सारे देश है जिनमें प्रैक्टिस है। ग्रीस के अंदर 2400 साल पहले से जूरी सिस्टम है। तो ये प्रूव्ड सिस्टम है, मतलब 500-800 सालों से सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये कोई नई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर नहीं निकाल के लेके आ गए हम। ओके, ये एक प्रूवन प्रोसीजर है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा जो एक्टिविस्ट है उनके लिए सजेशन ये है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट, सुभाष चंद्र बोस, आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, ये ऐसे लोग हैं, उन्होंने उस टाइम लड़ाई की है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई फ्रीडम नहीं थी किसी भी तरह की। अभी तो बहुत फ्रीडम है, बहुत आजादी है आप लोगों के पास, और बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन पुट करना कि ये मूवमेंट सक्सेस होगा नहीं होगा, ये तो मतलब उन लोगों के लिए जो वो महान लोग हुए हैं उनकी बेइज्जती करना है। तो मतलब ये मूवमेंट सक्सेस होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है। इस मूवमेंट को पहले आपको अगर लगता है कि ये कानून प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो आपको इसको मतलब इसकी आवाज उठाती रहनी है हमेशा, चाहे ये मूवमेंट आगे बढ़े या ना बढ़े। अभी आपने जिक्र किया कि और देशों में, 40 देशों में, तो देखो यहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, 6ठी से 10वीं तक खूब सोशल स्टडीज पढ़ा है, फिर IIT में खूब डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, खूब मूवीज देखी हैं, खूब दुनियादारी का पता है, मुझे भी इन सबको पता है। लेकिन जब आप आए ये जूरी लेकर, तभी हमको ये पहली बार सुनाई में आया। और अभी आप कह रहे हैं कि कोई हजारों साल से ग्रीस में भी है और बाकी देशों में भी है, तो हमने तो कभी सुना ही नहीं है। थोड़ा बहुत 1-2 फिल्म में, जैसे कि 300 फिल्म थी और ये रुस्तम फिल्म थोड़ा बहुत देखा है, बाकी इतनी बड़ी बात तो हमको ना कभी पढ़ाई गई, ना कभी किसी फिल्म में देखी, ना डॉक्यूमेंट्री में देखा, ना इसको कोई जिक्र किया। अदालतों पर तो इतनी फिल्में बनी हैं विश्व भर में, एक बोस्टन लीगल करके प्रॉपर सीरियल चलता है अमेरिका का, यहाँ पर तो बहुत सारी फिल्में बनी है। तो ये अचानक से कैसे ये बात छुपाई गई है, क्या है ये? देखो, अमेरिकी ब्रिटिश धनिकों ने इस बात पे काफी मेहनत करी है कि ये जानकारी कि जो कंट्री है उसमें तकनीकी विकास के लिए सबसे जिम्मेदार तथ्य है वो अदालतें हैं, और अदालतों को सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका अभी तक खोजा गया जूरी सिस्टम है। और ये बात अन्य मुल्कों के एक्टिविस्ट तक नहीं जाए, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत करी है। तो उन्होंने पेड मीडिया के जितने स्रोत हैं वहां से इस जानकारी को निकाल दिया। इसलिए आप पेड मीडिया के जितने भी सोर्सेस हैं, मतलब सारे अखबार पेड मीडिया है, मेन स्ट्रीम के सारे अखबार, न्यूज़पेपर, सारे न्यूज चैनल, सारे एंटरटेनमेंट चैनल, पहली क्लास से स्नातकोत्तर तक की सारी पाठ्य पुस्तकें, गणित विज्ञान को छोड़ के सारी साहित्यिक किताबें जिन्हें पुरस्कार वगैरह मिले हुए हैं, सारे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रोफेसर, व्याख्याता, सारे इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, फिल्में, वृत्तचित्र, ये सब पेड मीडिया है। सारे मुख्य धारा के केंद्रीय स्रोत पेड मीडिया है। तो जो इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपके पास जितनी भी आ रही है, वो आ तो पेड मीडिया से ही रही है ना भाई। अभी ये सोशल मीडिया को निकाल दो 15 साल पहले, तो 15 साल पहले तो
जितना मतलब 100% सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो हाईली कंट्रोल्ड बाय पेड मीडिया थी। अब सोशल मीडिया आया तो थोड़े थोड़े दूसरी इंफॉर्मेशन भी एक्टिविस्ट अपने स्तर पे सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। तो इस वजह से जैसे एग्जांपल है, सोशल मीडिया नहीं होता, मैं तो भीलवाड़ा में हूँ, आप अजमेर में हो, मतलब मैं अगले 30 साल तक भी आप तक ये शब्द नहीं पहुंचा सकता था, कोई जरिया ही नहीं है। मतलब ट्रेन पकड़ के आऊंगा अजमेर और वहां पे क्या क्या करूं, मतलब किधर से आप तक धोला बाटा पहुंच के आप तक ये शब्द या इसकी प्रोसीजर पहुंचाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो पेड मीडिया जो है उसके माध्यम से उन्होंने इस सूचना को कंट्रोल किया, इसको छुपाया और एक बहुत सारी उल्टी सीधी थ्योरी निकाल ली जो किताबों में सब में आपको बेशुमार मिलेगी कि भाई भारत के लोग ही निकम्मे हैं, जाहिल हैं, मूर्ख है, जागरूक नहीं है, इसलिए अदालतें भी भ्रष्ट है। मतलब भारत के लोग ही भ्रष्ट है इसलिए अदालतें ही भ्रष्ट है, पुलिस भारत के लोग भ्रष्ट है, जाहिल है इसलिए पुलिस भी भ्रष्ट है, उनके राष्ट्रीय चरित्र अच्छा नहीं है, लालची है, राष्ट्र उनमें कोई नैतिक चरित्र नहीं है, उनका कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। मतलब इस टाइप से कुछ भी इस टाइप के जुमले उन्होंने अखबार इसमें किताबों में अखबारों में भर दिए। तो बस वो राउंड ट्रिपिंग शुरू हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो हर आदमी दूसरे आदमी को कोसना शुरू करता है कि भाई भारत के लोग ही निकम्मे हैं इसलिए ये सब है। तो इस इंफॉर्मेशन को सेंसर किया गया, बहुत पैसा खर्चा किया है उन्होंने, बड़ी मेहनत की है, ऐसे थोड़ी पूरी मतलब दुनिया से इतनी बड़ी बात छुपा ले जाना मजाक नहीं है। मतलब इससे उनकी ताकत का अंदाजा मिलता है कि उनके कंट्रोल का लेवल क्या है। अच्छा, तो अभी अभी आपने ये वाक्य दिया है, इसको मतलब आपने कहा है कि किसी भी देश का जो तकनीकी विकास है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में जज व्यवस्था है कि जूरी व्यवस्था है। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि छुपाई गई है पेड मीडिया के द्वारा। और पेड मीडिया जो है सिर्फ अखबार पत्रिकाएं नहीं है, ये 6ठी से लेकर स्नातकोत्तर तक की किताबें हैं, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। तो ये आपका वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। साकेत तिवारी, मेरा एक क्वेश्चन था। मतलब कैसे है कि जो तकनीकी विकास होता है ना वो डिपेंड करता है कारखानों की संख्या पे। मतलब आप पहले डब्बे, आप मोबाइल बनाओगे, डब्बे मोबाइल बनाओगे, बाद में कई फैक्ट्रियां होगी डब्बे मोबाइल बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग स्मार्टफोन बनाएंगे ना, स्मार्टफोन के बाद में तब सैमसंग जैसा बनाओगे, फिर एप्पल जैसे बनाओगे, फिर कंप्यूटर तक पहुंचोगे। तो कारखानों की श्रृंखलाएं जो होती है, जहां जितने ज्यादा कारखाने हैं, छोटे छोटे मझोले कारखाने हैं, उतने ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर डेवलप होते हैं और फिर उसकी वजह से मार्केट ट्रायल से फील्ड इन्वेंशन आते हैं। तो इस तरीके से यह विकास होता है और कारखाने पैसा बनाने का काम करते हैं। और सोसाइटी में कोई भी आदमी पैसा बनाएगा तो 3 लोग उसके पीछे आ जाएंगे, वो है पुलिस, जज और नेता। तो पुलिस, जज, नेता, माफिया, इनका काम है पैसा बनाने वाले लोगों का शिकार करना। तो ये हिरण है, इनकी स्थिति हिरणों की है, जो पैसा बनाने वाले लोग हैं वो हिरण है, और ये जो पुलिस, जज, नेता है, हर सोसाइटी हर देश की बात कर रहा हूं, वो 24 घंटे इस फिराक में रहेंगे कि इससे पैसा कैसे खींचना है। ठीक है। तो जूरी सिस्टम प्रोडक्टिव लोगों की रक्षा करता है पुलिस, जज और नेता के भ्रष्टाचार से, वो उन्हें लूटने नहीं देता। पुलिस, जज और नेता जब लूटने आते हैं प्रोडक्टिव व्यक्ति को, कारखाना मालिक को, तो जूरी उसकी रक्षा करती है। जज सिस्टम में जज ही लूट रहा है तो जज ही जज से क्या रक्षा करेगा, वो आपस में गठजोड़ बना के उसको लूट लेते हैं। इस वजह से वहां प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कारखानों की संख्या नहीं होती और वो देश तकनीकी विकास में पिछड़ जाता है। ठीक है सर। साकेत तिवारी फ्रॉम हाजीपुर। जी, मेरा प्रश्न है कि राहुल चिन्मय भाई मेहता और राजीव दीक्षित दोनों बोले थे कि इस सरकार को रोथस्चाइल्ड कंट्रोल कर रहा है। तो सरकार को हम अगर बोलते हैं कि आप ये छाप दीजिए कानून, तो वो कैसे छापेगी? उसको तो ऊपर से कंट्रोल किया जाता है ना, तो सरकार के हाथ में क्या है? पब्लिक डिमांड। अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन बोलेगी तो छापना क्यों पड़ेगा? क्योंकि सरकार कोई भी और प्रधानमंत्री कोई भी और नेता कोई भी हो, उसको हर 5 साल में या हर 5 साल में 3 बार चुनाव में आना है, बस ये एक बड़ी वजह है। तो प्रचार का माध्यम उनका हम लोग से ज्यादा पावरफुल है ना, उन सब चीज उनके पास है, पूरा बुक उनके पास है, पूरा टीवी उनके पास है, तो वो तो ज्यादा तेजी से प्रचार करेंगे ना अपना। हम लोग कहाँ ज्यादा तेजी से प्रचार कर पाएंगे? आप कहाँ से है? आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है? मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर लोकसभा है या विधानसभा? ये भी नहीं पता हमको कि कौन ठीक है, लोकसभा मान लो, कौन मैं विधान। मान के चलता हूं मुजफ्फरपुर एक लोकसभा है, ठीक है। अब मान जी लो लोकसभा मुजफ्फरपुर में 20 लाख मतदाता हैं, जी ठीक है। उसमें से 11 लाख वोटर बोल देते हैं, जब कैंपेन करने चुनाव आते हैं तो वो जब वोट मांगने नेता आता है या उसके कार्यकर्ता आते हैं तो बोल देते हैं भाई जूरी कोड कानून गैजेट में छाप लोगे तो वोट मिलेगा, वरना हम तुमको वोट देने वाले नहीं है। हम उस आदमी को वोट देंगे जो जिसने अपने पर्चे में, अपने मैनिफेस्टो में जूरी कोड गैजेट में शामिल किया है। तो अभी बोलो, वो सांसद का जो चुनाव लड़ रहा है वो भली बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है, या कोई भी आदमी है, चाहे वो निर्दलीय है, अभी उसका हालत बताओ मेरे को। तो वो 11 लाख कैसे तैयार होंगे? भाई वो काम ही तो हमको करना है। मैंने क्या बोला, मेजोरिटी। तो उसको बहुमत। रोकने का काम तो वो लोग ज्यादा अच्छा से कर रहे हैं ना, टीवी के माध्यम से और बाकी हर तरह से। ये भाई चाहेंगे नहीं ना कि वो ये फैले। तो भाई वही तो हमारा काम है कि टीवी के द्वारा उनको जो मिसलीड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हम उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि देखो, टीवी, अखबार, नेता पुलिस और अदालत का भ्रष्टाचार दूर करने में रुचि नहीं रखते। वो चाहते हैं जज सिस्टम होना चाहिए ताकि बड़े आदमी पैसा फेंक के काम करवा सकें। अगर जी तुम्हें भ्रष्टाचार खत्म करना है तो जूरी कोड कानून गैजेट में आएगा तो ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। और वो बोलता हाँ ये कानून तो आना चाहिए, तो हम उसे ये बोलेंगे कि अब जो नेता चुनाव में आ रहा है तुम उसको बोलो भाई तू जूरी कोड कानून छापता है तो वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों की संख्या जब बढ़ेगी जी तो ये कानून को लाना पड़ेगा। रोथस्चिल्ड क्या करेगा? बंदा चुनाव हार गया, रोथस्चिल्ड के काम का ही नहीं है अब। जी। मतलब देखो, और नरेंद्र मोदी को सब सांसद मिलके बनाते हैं ना। तो रोथस्चिल्ड जो भी है, रोथस्चिल्ड, रोकोफेलर, ये लोग नेता के हिसाब से चल, मतलब नेता को ये बोलते हैं, नेता वही करता है। वैसा है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक रोथस्चिल्ड, रोकोफेलर के हाथ में है। और सबसे बड़ा वोट बैंक उनके हाथ में कैसे है? पेड मीडिया के कारण। उन्होंने मीडिया के थ्रू 60 करोड़ 70 करोड़ का वोट बैंक बना के रखा हुआ है। और वो जो भी नेता होता है उसको चुनाव जीतने के लिए, इसलिए वो उनकी गोद में चला जाता है कि भाई मेरे को चुनाव जिता दो, तो वो बोलेंगे ठीक है। वो मीडिया का इस्तेमाल करके उसको सबसे बड़ा वोट बैंक दिला देते हैं और वो चुनाव जीत जाता है। इसलिए वो उनके कानून मानता है। अब मीडिया की कुछ भी बोल रहा है, पर वोटर बोल रहा है भाई मेरे को जूरी कोड कानून तू छाप के देता है तो वोट मिलेगा, वरना तो मैं देने वाला नहीं हूं। तो मीडिया अप्रभावी हो गया, मीडिया की पकड़ से वोटर आजाद हो गया। ऐसा अगर एक विधानसभा में होगा तो विधानसभा के अंदर ये कानून की मांग खड़ी हो गई। ऐसे 10, अगर ऐसा 10 विधानसभा में होगा, ऐसा अगर 100 विधानसभा में होगा, ऐसा अगर 10 लोकसभा में होगा, ऐसे करके जिन जिन इलाकों के अंदर ये मांग खड़ी होती जाएगी, उन जिलों में, राज्यों में इस कानून के आने की संभावना बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये कानून ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक साथ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिला जूरी कोर्ट, जो जूरी कोर्ट है उसके 3 वर्जन है। एक है जिला जूरी कोर्ट, एक है स्टेट जूरी कोर्ट और एक है नेशनल जूरी कोर्ट। जिला जूरी कोर्ट केवल एक जिले में आ सकता है, वहां के 5 विधायक चाहें तो मान लो मुजफ्फरपुर है। अगर आप मुजफ्फरपुर के 20 लाख वोटर में से 11 लाख वोटर को कन्विंस कर सकते हो, ये कानून, मतलब ये कानून के बारे में इन्फॉर्म करके उनको कन्विंस कर सकते हो कि वो ये कानून की मांग करे, तो मुजफ्फरपुर के अंदर जो 7 विधानसभा है वहां पे विधायक वही जीतने वाले हैं जो ये जूरी कोर्ट को सपोर्ट करते हैं। तो अब उन चुनाव लड़ने वाले को एक फैसला करना है, या तो वो जूरी सिस्टम का विरोध करे और चुनाव हार जाए, जमानत जब्त करवा ले, और या फिर वो जूरी कोर्ट को सपोर्ट करे। तो ऐसे करके मुजफ्फरपुर के अंदर ये कानून आने की संभावना आ गई जी। मुजफ्फरपुर में ये कानून आ गया तो क्या होगा? अगले 6 महीने में वहां पे अपराध में कमी आ गई, भ्रष्टाचार में कमी आ गई जी। तो आसपास के दूसरे जिलों के एक्टिविस्ट इस कानून को लाने के लिए ज्यादा तेजी से काम करना शुरू करेंगे। तो यूपी के अन्य जिलों के अंदर इसकी मांग खड़ी होगी। तो ये इस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ेगा और ये कानून आएगा। जी ठीक है। साकेत तिवारी, ओके। आपका और एक नहीं, एक आईफोन जी जो थे वो बोल रहे थे कि किसी एक्टिविस्ट को प्रश्न नहीं करना चाहिए, मतलब ये शक नहीं करना चाहिए कानून पे। तो उनको हम ये बताना चाहते हैं जैसे कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो लाला लाजपत राय बोले थे कि ये अंग्रेजों ने ही खड़ा किया था,
भारत नहीं, मेरा 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 आंसर ये नहीं था, मैं ये तो कह रहा हूँ ये कि मतलब एक्टिविस्ट ये नहीं था ना कि हेलो लीजिए कि उस समय इनको भी यही लग रहा था कि हम कुछ क्रांति कर रहे हैं कांग्रेस में जाके, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो बस टाइम पास कर रहे थे वहां जाके। तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप आदमी क्लियर होना चाहिए कि उनको अपने जो संगठन है उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए और पता होना चाहिए हर चीज उसके बारे में। ऐसे नहीं कि बस जुड़ गए और नहीं, कुछ मेरा कहने का मतलब ये था कि उस एक्टिविस्ट का कुछ भी एजेंडा है, मैं आरटीआर से लेके नहीं कह रहा हूँ, उसका कुछ और भी कानून हो सकता है वो कोई और कानून का प्रचार करता हो, और उसको अगर लगता है कि ये चीज बदल सकती है, ये दुनिया में क्रांति ला सकती है, ये वाला पॉइंट या ये वाला कानून या कोई भी इन्वेंशन है या कुछ भी है, तो उसको ये बात छोड़ देनी पड़ेगी कि इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे इश्यूज हैं, उसको उस मुद्दे को उठाते रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। उसकी जब तक आखिरी सांस है उसको मुद्दा लड़ता रहना पड़ेगा उस मुद्दे को लेके। मेरा पॉइंट ये था, इससे आरटीआर पार्टी का कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी मुद्दा हो सकता है। वही हम बोल रहे हैं कि आपको ध्यान देना रहता है कि ये पार्टी सही जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब आपके अंदर जो क्रांतिकारी वाला एक भाव है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए किसी चीज से जुड़ के, ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है साकेत तिवारी जी, आपने अपना इनपुट दे दिया, काफी है। उसके बाद सनी बात करेंगे सीवान से, सीवान फ्रॉम बिहार, सनी पांडे। हाँ, मेरा पवन सर से क्वेश्चन था कि मैं आरटीआर का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था और उसके रिगार्डिंग मुझे को क्वेश्चन आए थे कि भारत में जूरी सिस्टम को हटाया गया नानावटी का केस देकर, नानावटी केस का हवाला देकर कि ये जूरी सिस्टम के थ्रू, ये मतलब जूरी सिस्टम के कारण और भी सारे चीज जो केस आएंगे भविष्य में, इसमें गलत फैसला जा सकता है, इस कारण जूरी कोर्ट को भारत से हटाया गया। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जूरी कोर्ट किसी भी केस का सुनवाई करती है तो इसमें ये भी चांसेस हैं कि जो मेरा ओपोनेंट होगा वो जूरी के जितने सदस्य होंगे 12 या 10 जो भी, उसको तो वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, लालच भी दे सकता है। तो इसका क्या जूरी कोर्ट में इसका क्या मतलब सुझाव है या इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, पहली बात तो 1958 में जो भारत से जूरी सिस्टम को खत्म किया गया था, जूरी कोर्ट को नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें। जूरी कोर्ट हमारा प्रपोजल है और जूरी सिस्टम एक सिद्धांत है। तो जूरी कोर्ट वो कानून है जिसकी हम मांग कर रहे हैं, उस कानून की ड्राफ्टिंग का टाइटल जूरी कोर्ट है। जूरी कोर्ट मतलब 44 धाराओं का वह कानून जो हम प्रपोज कर रहे हैं। तो 1958 में भारत में जूरी कोर्ट लागू नहीं था, जूरी सिस्टम लागू था, पहली चीज तो ये। अब दूसरी बात जो आपने कही है ना कि जूरी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो देखो, जूरी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वो बात फैक्ट है कि इन्फ्लुएंस तो किसी को भी आप कर सकते हो, पर यहाँ पे 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहली चीज तो जूरी का साइज है, वो 12, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 150 तक जाता है। डिपेंड करता है कि मामला कितना बड़ा है। अगर जो मामला है उसमें जो वादी प्रतिवादी है उनका हाइट ज्यादा है, मतलब वो ताकतवर लोग हैं या रसूख वाले हैं या ऊंचे लोग हैं, तो जूरी का साइज बढ़ता है। और वो साइज इसलिए बढ़ता है ताकि उन्हें इन्फ्लुएंस करना या खरीदना, लेन देन करना वो मुश्किल हो। दूसरी बात है कि जज सिस्टम की तुलना करो अब इस पॉइंट से कि कहीं पे 15 लोग हैं और कहीं पे एक इंसान है, जज है एक इंसान। तो जब कोई आदमी जूरी को खरीदने की कोशिश करेगा, उसके लिए जूरी के 15 लोगों को चुपचाप खरीदना आसान है या एक आदमी को चुपचाप खरीदना आसान है? तो मेरा जवाब है कि जूरी को खरीदने वो जाता है, उसको लेन देन करता है, तो उसका जोखिम 15 गुना ज्यादा हो चुका है। दूसरी बात है, आप ड्राफ्ट पढ़ना जूरी सिस्टम का, तो हमने उसमें कैसा मैकेनिज्म डाला है कि जूरी सदस्यों ने जो अपना फैसला दिया, किस जूरी सदस्य ने क्या फैसला दिया, यह कभी पब्लिक में सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि सभी जूरी सदस्य अपना फैसला अपने मतलब कागज पे लिख के बंद लिफाफे में ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर या जज को देते हैं और सभी के सामने वो लिफाफे खोले जाते हैं। तो मान लो मैं जूरी में हूं
और मेरे को किसी ने पैसा दिया और मैंने ले भी लिया और बोल दिया ठीक है मैं तुम्हें निर्दोष करार दूंगा, फिर भी मैंने दोषी का फैसला लिफाफे में डाल के दे दिया, तो पहले तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि मैंने क्या फैसला दिया। तो मैं उसको बोल सकता हूं कि ठीक है मैंने तो निर्दोष ही लिखा था, पर किसी और ने दोषी लिख दिया होगा, क्योंकि वहां पे सभी लिफाफों को खोल के ये देखा जाता है कि बहुमत का फैसला क्या है। दूसरी बात, जो आदमी एक बार जूरी में आएगा वो अगले 10 साल तक जूरी में नहीं आ सकता। तो जो जूरी सदस्य होंगे वो कैसे देखते हैं कि भाई हमें वापस तो कभी जूरी में आना नहीं है। अगर मैंने पैसा लिया तो मेरा जोखिम बढ़ सकता है, मेरे पे खुद जूरी में आके घूस खाने का चार्ज बन जाएगा, तो मेरे मुकदमे में फंस जाऊंगा और मुझे कोई इससे कोई लाभ नहीं। जज कैसे सोचता है कि अगर मैंने पैसा ले लिया और इसको फिर भी सजा दे दी तो ये वकील आइंदा मेरे पास में नया क्लाइंट लेके नहीं आएगा कि यार ये जज तो पैसे भी ले लेता है काम भी नहीं करता है। तो पहली बात मतलब जूरी को खरीदना, उसमें जोखिम ज्यादा है, मामला खुलने की संभावना ज्यादा है जज सिस्टम की तुलना में। दूसरा, जूरी के अंदर जो जूरी सदस्य है उसे आप धमका दो चाहे पैसे दे दो, वो क्या फैसला दे रहा है वो सामने आ ही नहीं रहा, पर जज सिस्टम में वो सामने आ रहा है। इसलिए जज को अगर धमकाया है या पैसा दिया है, खरीद लिया है, तो जज उसी तरीके से काम करेगा जैसा उसने वकील ने उसको बोला है। वकील यानी जो वादी या प्रतिवादी है, लेकिन जूरी में इसकी संभावना है। ठीक है सर, तो इसलिए जूरी सिस्टम जज सिस्टम की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। ये आखिरी मिनट है मीटिंग का, इसी लिंक से हम दोबारा शुरुआत करेंगे। किसी का केस जूरी देता है, जूरी अपना कोर्ट सुनाता है फैसला उसके अगेंस्ट में, तो वो उसके आगे जूरी कोर्ट के आगे भी कोई कोर्ट है होगा या देखो जूरी कोर्ट के ड्राफ्ट में आप देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा आपको कि पहला ट्रायल है वो लोअर जूरी में होगा, उसके अंदर जो भी फैसला आया उसकी अपील के लिए आप हायर जूरी कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। उसमें जूरी सदस्यों की मिनिमम संख्या 50 है, जैसे इसमें मिनिमम 12 है उसमें 50 है, और वहां पे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम जूरी कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम जूरी कोर्ट के अंदर 150 जूरी सदस्य मिनिमम है, तो आगे से आगे आप अपील कर सकते हो। जैसे आज सिस्टम है लोअर कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की उस तरीके से। ठीक है, प्रदीप बात करना चाह रहे थे, उसके बाद प्रदीप। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राइट टू रिकॉल पार्टी यदि मान लो 1 साल में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करे, है ना, कि लोगों को यूट्यूब पे ऐड दिखा दिखा के या फिर दूसरे तरीके से फेसबुक पे ऐड दिखा के प्रचार करे, तो उससे तो लोग जल्दी जागरूक होंगे ज्यादा। मतलब जो हमारा टारगेट है 10 साल का वो हो सकता है 1 साल में कवर हो जाए। सही बात। तो आरटीआर ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि आरटीआर के पास तो बैंक खाता नहीं है, तो पैसा तो है ही नहीं, आरटीआर पार्टी के पास तो पैसा तो है ही नहीं, तो इसके लिए तो पैसा चाहिएगा ना, उसके लिए इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उत्तर मिल गया। पैसा नहीं है। अच्छा, ये उत्तर है पवन जी आपका, पैसा नहीं है, बेसिकली फंड्स नहीं है, इसलिए हम डिजिटल। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए जैसे फेसबुक को एक पेज बनाओ, फेसबुक को पैसा दे दो तो फेसबुक प्रमोट करेगा, या एड वेड दे दो, कुछ भी कर सकते हैं, या उसके लिए पैसा चाहिएगा ना, तो वो तो नहीं है, तो कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, पार्टी के पास तो खाता ही नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग होते हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये एक रिसोर्स है, मतलब इन रिसोर्स को कोई कंसीडर करता नहीं है, तो इस रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम डिजिटली मूव कर सकते हैं अगर लोग इस बात की गंभीरता को समझे तो। ठीक है, मैं कुछ कहूं? नहीं, केशव के बाद आपका नंबर आएगा। केशव अग्रवाल फ्रॉम पीलीभीत यूपी से बात करेंगे। मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, सनी के बाद। हेलो। हाँ, केशव अग्रवाल। हाँ जी। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे राइट टू रिकॉल बढ़िया चीज है, लेकिन इससे अनस्टेबिलिटी का खतरा नहीं रहता? जैसे सत्ता में कोई है, उसने कोई प्रोविजंस लाए, बोलिए, तो वो मीडिया जिसके हाथ में है वो दुष्प्रचार कर दे उसके बारे में कुछ,
कोई सच्चा मतलब ढंग का लीडर है, उसके बारे में दुष्प्रचार कर दिया मीडिया जिसके हाथ में उसने, और राइट टू रिकॉल है अभी मान लीजिए, तो जनता ने उस लीडर को हटा दिया, फिर उसने अपना बैठा दिया लीडर जिसके हाथ में मीडिया है, फिर तो इससे अनस्टेबिलिटी भी। हाँ, तो इसमें जो इसमें अनस्टेबिलिटी वाली बात है ना, कोई इससे इनस्टेबिलिटी आती है, तो राइट टू रिकॉल जो है वो तो एक सिद्धांत है। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि जो कोई अधिकारी है या नेता है वो अगर करप्ट हो जाए तो जनता के पास में ऐसा कोई तरीका हो कि वो उसे निकाल सके। अब निकालने का तरीका कैसा हो सकता है? हाथ खड़े होके निकलवाएंगे तो 20 लाख की कंस्टिट्यूएंसी है तो नहीं होगा, वो तो क्लासरूम तक चल सकता है। हस्ताक्षर से निकालेंगे तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो राइट टू रिकॉल का सिद्धांत का मतलब यह है कि जिसको, जो सरकार में बैठा है नेता या अधिकारी, उसको निकालने का कोई तरीका, बस ये है राइट टू रिकॉल। वो तरीका अच्छा भी, आप अगर अच्छा प्रोसीजर बनाओगे तो वो तरीका अच्छा काम करेगा। आप वो प्रोसीजर को बुरा बनाओगे तो तरीका बुरा काम करेगा। मतलब राइट टू रिकॉल को इस तरीके से ड्राफ्ट किया जा सकता है कि इससे इनस्टेबिलिटी आ सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। ये डिपेंड करता है आपने उसको ड्राफ्ट कैसा किया। लेकिन हमने जो प्रपोजल दी है वोट वापसी का, उसमें इनस्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, उसमें अस्थिरता आने का चांस ही नहीं है, 0 चांस है। राइट टू रिकॉल में तो दोनों चीजें हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी हरियाणा के अंदर राइट टू रिकॉल सरपंच नाम का एक कानून आया है हरियाणा में। वो कानून का ड्राफ्ट को ऐसे ही ड्राफ्ट करवाया है आरएसएस के नेताओं ने कि उससे वहां पे पूरी अस्थिरता आ जाएगी। इससे अलावा वरुण गांधी जो हैं बीजेपी के सांसद, उन्होंने 2016 में जो कानून रखा था संसद के अंदर राइट टू रिकॉल सांसद का, उसकी भी ड्राफ्टिंग उन्होंने बड़ी मेहनत लगा के, बड़ा दिमाग लगा के की है। उसके अंदर तो अस्थिरता तो छोड़ो, जो लोग रिकॉल पोल के लिए इनिशिएटिव लेंगे उनको जेल तक हो सकती है। तो दुनिया भर में राइट टू रिकॉल की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। जैसे अभी यूएस के अंदर ये लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर के अंदर वहां का कैलिफोर्निया का गवर्नर है, क्या नाम है उसका, न्यूमैन या कुछ है, उसका गैविन न्यूसम। हाँ, तो उसका रिकॉल पिटीशन जो है, उसकी रिकॉल पिटीशन पे हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। अब हस्ताक्षर अभियान मतलब हस्ताक्षर से रिकॉल होना, तो मेरे मानने में ये एक बेकार प्रक्रिया है, फालतू की है। फालतू मतलब है कि आज वो प्रक्रिया बहुत पहले लागू हुई थी, उस समय हस्ताक्षर की थी, पर आज अगर कोई आदमी रिकॉल की प्रक्रिया ड्राफ्ट करता है तो उसको हस्ताक्षर की का प्रोविजन जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आज तो वोटर आईडी का सिस्टम है, आधार कार्ड का सिस्टम है, पटवारी कार्यालय का हो सकता है, हमने प्रक्रिया दी है, वो पासबुक से दी है। तो वोट वापसी के अंदर अस्थिरता जैसी कोई चीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि वोट वापसी जो है उसके अंदर किसी अधिकारी या नेता को सिर्फ तब निष्कासित किया जाता है जब किसी अन्य व्यक्ति को, नागरिक, उस पद पर लाने के लिए बहुमत का प्रदर्शन करें। इसको पॉजिटिव रिकॉल बोलते हैं। तो वोट वापसी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने कोई एसपी को निकाल दिया और एसपी की सीट अब खाली है। आपको जनता को, उस जिले की मेजोरिटी जनता को यह बताना पड़ेगा कि इस एसपी की जगह वो बनाना किसको चाहते हैं। तो जब किसी को सिर्फ निकालने का अधिकार मिले, ऐसा प्रक्रिया को ड्राफ्ट करोगे तो अस्थिरता आ सकती है, क्योंकि सीट खाली हो गई। भाई अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अब मान लो कोई आदमी ऐसा कानून लिखता है राइट टू रिकॉल का कि जनता चाहे तो पीएम को निकाल सकती है, बस तो लोग हटा देंगे। अब वो पीएम की सीट खाली हो गई, वहां बैठेगा कौन? तो वापस चुनाव कराओगे क्या? पर हमने जो वोट वापसी पीएम की प्रक्रिया दी है उसमें क्या होता है कि भाई नागरिकों को ये नहीं बताना है कि वो प्रधानमंत्री को, मोदी को हटाना चाहते हैं, उन्हें यह बताना पड़ेगा बनाना किसको चाहते हैं। और जब मेजोरिटी ऑफ द पीपल ये बताएंगे कि भाई हम इस आदमी को बनाना चाहते हैं, तो जब वो पदभार लेगा तब नरेंद्र मोदी अपनी सीट से हटेंगे, उसके बिना नहीं हटेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ड्राफ्ट पढ़िए, और ड्राफ्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें नजर आएगा कि ये इनस्टेबिलिटी या अस्थिरता अपने ड्राफ्ट में आने की कोई संभावना ही नहीं है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। राइट टू रिकॉल में हो सकता है, वोट वापसी के अंदर सवाल ही नहीं है।
ठीक है केशव जी, हो गई आपकी बात पूरी? एक चीज और, जैसे वेपन मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में मीडिया कंट्रोल है, तो वो अगर हटा दें मान लीजिए मीडिया का दुष्प्रचार करके उस लीडर को, तो फिर उसका क्या रहेगा? मेरे को कोई पोस्ट का नाम बोल के बताओ, मतलब पीएम। देखो हाँ बोलो। पीएम। हाँ, तो जैसे पीएम है और वो उसका दुष्प्रचार करके हटा दे, तो देखो इसमें क्या है, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब जूरी कोर्ट आएगा तो मीडिया जो है उसके ऊपर से उसका कंट्रोल अमेरिकी ब्रिटिश धनी को निकल जाएगा, क्योंकि जूरी कोर्ट के अंदर सेंसर बोर्ड का चेयरमैन, दिल्ली दूरदर्शन का चेयरमैन, ये दोनों को वोट वापसी पासबुक के दायरे में किया गया है। दूसरा, जो भी प्रसारण होते हैं जितने भी, उससे संबंधित भ्रामक सूचनाएं, गलत सूचनाएं, फर्जी न्यूज, इस सब के ऊपर शिकायत जो होगी वो जूरी सुनेगी। तीसरा, एफडीआई के ऊपर रोक आएगी, उसके लिए सेपरेट कानून है वोइक, तो वोइक कानून गैजेट में आएगा तो एफडीआई पे भी रोक आ जाएगी। तो मीडिया का कंट्रोल जो है वो तो उनके हाथ से कानून आने के 6 महीने में खत्म होने वाला है, मतलब 3 महीने में ही खत्म हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो चीज आपको नजर आ रही, मतलब जो चीज आपको नजर आ रही है उस मामले में तो कोई आपको बेवकूफ बना नहीं सकता। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, आप कहां से हो? पीलीभीत, यूपी। पीलीभीत के सरकारी स्कूल कैसे काम कर रहे हैं, या सरकारी अस्पताल जो वहां का मुख्य सरकारी अस्पताल है, वहां कितने डॉक्टर बैठते हैं, कितनी एक्सरे की मशीनें लगी हुई, कितनी एमआरआई मशीनें लगी हुई है, ये आपसे कोई छुप सकता है? ये तो आपसे कोई छुपा नहीं सकता। अब मान लो मैं यहाँ से एक मीडिया चैनल खोलता हूँ और 24 घंटे बोलता हूँ पीलीभीत के अंदर इतनी बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था है, हर वार्ड में डिस्पेंसरी है, हर जगह इतने डॉक्टर बैठे हुए हैं, एमआरआई मशीनें 10-10 लगी हुई है, 20-20 एक्सरे मशीनें लगी हुई है, तो मैं आपको भ्रमित कर पाऊंगा क्या? क्योंकि आप वो देख रहे हो अपनी आंख से। तो पहली बात है, जो जिला स्तर पे शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला जज, एसपी, जिला मिलावट रोक अधिकारी, ये जो पोस्ट है जिला स्तर के, उनके अंदर मीडिया इन्फ्लुएंस करके और जनता को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि जिले के सरकारी स्कूल कैसे काम कर रहे हैं, थाने में जाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज होती है कि आदमी पहले पुलिस वाला पैसे मांग लेता, वो तो सब लोगों को दिख रहा है, कितनी गाड़ियां हर महीने उठ रही, कितनी जगह ताले टूट रहे, उसके सामने मीडिया क्या उसमें करेगा? मीडिया कब भ्रमित कर पाता है, मतलब अभी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बता रहा हूं, जब कोई तथ्य आपके सामने नहीं है और आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के लिए मीडिया पे ही डिपेंड करते हो, उस समय वो उसको भ्रमित कर पाएगा। अब दूसरी बात है, अब पीएम जैसी पोस्ट है, तो पीएम जैसी पोस्ट के ऊपर मीडिया इस प्रकार का भ्रम खड़ा कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि पेड मीडिया के ऊपर अमेरिकी ब्रिटिश धनिकों का एक तो कंट्रोल नहीं रहा, और दूसरी बात है कि जूरी कोर्ट आने के बाद में प्रधानमंत्री जो है उसको वोट लेने के लिए, मतलब अमेरिकी ब्रिटिश धनिकों का जो कंट्रोल है प्रधानमंत्री उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहा। जो पकड़ आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर उनकी है मीडिया के कारण, वो उनकी पकड़ निकल गई, तो वो लोगों को भ्रमित करेंगे कैसे? अब लोगों को ये साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री फैसले क्या ले रहा है, तो प्रधानमंत्री उन्हें कन्विंस कर सकता है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री के पास अपना चैनल है दूरदर्शन। तो मीडिया इन्फ्लुएंस है वो तो हमेशा रहेगा, पर उसको मैच कैसे करते हो? तो आज जितनी ताकत है कि उसने 60-70 करोड़ लोगों, 80 करोड़ लोगों को वो अगर भ्रमित करना चाहे तो आंख में धूल नहीं मिर्ची झोंक सकता है, वो उसकी ताकत खत्म हो गई। तो बावजूद उसके वो अपना इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो उतना इन्फ्लुएंस का उनका स्तर या उसका जो रेशो है वो वीक हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन डाला, ठीक है, तो मीडिया ने लोगों को तैयार किया लॉकडाउन डालने के लिए। अब मान लो अगर भारत के अंदर जूरी कोर्ट होता या दूरदर्शन का अध्यक्ष है वोट वापसी पासबुक के दायरे में होता,
तो वो पूरे भारत के लोगों को ये सूचना देना शुरू करता है कि लॉकडाउन का इससे कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं है। ये छोटे मैन्युफैक्चरिंग को, कारखानों को लॉस पहुंचाने के लिए और वो धंधे से बाहर और बड़ी कंपनियों के हाथ में बाजार जाए, उसके लिए ये लॉकडाउन डाला जा रहा है। तो अगर वो ये समझाना शुरू करता है दूरदर्शन, तो ये लॉकडाउन चलता नहीं। तो इन्फ्लुएंस करने का जो टूल है, वो जूरी कोर्ट आने के साथ ही वो टूल ही हाथ से निकल जाता है, उनके हाथ में ही नहीं बचा। तो इन्फ्लुएंस किसको करेगा? सही बात। थैंक यू। ठीक है केशव जी, केशव के बाद प्रद्युम्न बात करेंगे उड़ीसा से। जी पवन जी नमस्ते। नमस्कार जी। जी मेरा ये मतलब ये था कि जूरी कोड आपने बताया कि अभी भी बहुत दिनों से, हालांकि हमें पता नहीं था कि बहुत कंट्री में लागू है। जूरी सिस्टम लागू है, जूरी कोर्ट नहीं लागू है। जूरी कोर्ट अपने जूरी सिस्टम लागू है। लेकिन वो लागू होने के बाद भी आप मतलब अमेरिका के इतने % प्राइवेटाइजेशन आ गया, मतलब लैंड का। मैं सुन नहीं पाया। वो लागू होने के बाद भी, वहां तक मैंने सुना, उसके आगे आप जोड़िए। जी मेरा कहने का मतलब वहां जूरी सिस्टम होने के बाद भी बिल गेट्स ने कब्जा कर लिया, जो मतलब जो बैंकों का मायाजाल वाला कंसेप्ट है, मतलब वो सिस्टम के तहत उनका तो प्रभाव है। अगर जूरी है, आपने बताया कि तकनीकी विकास को फास्टन करना है और उसके थोड़ा थोड़ा सबको मिलना चाहिए। तो क्या हम जूरी सिस्टम के लिए जिसको लाएंगे, वो रस्टाइल के लिए हम एक सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं कि इसको लो? मतलब आप बिल गेट्स का क्या ताल्लुक है यहाँ? मतलब बिल गेट्स कहाँ से आया? नहीं, जो आप बताए कि अमेरिका वगैरह के देश में जूरी सिस्टम अभी लागू है। हाँ है। पर फिर भी तो वहां प्राइवेटाइजेशन का दौरा चल गया ना। मतलब तो जूरी सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन से क्या संबंध है? प्राइवेटाइजेशन तो होगा उसका, उससे क्या संबंध? मतलब वही तो, उसी से खतरा है ना, मैं यही बताना चाहता हूँ। प्राइवेटाइजेशन से? जी नहीं, प्राइवेटाइजेशन से कोई खतरा नहीं है। विदेशी को नहीं, मेरा कहने का मतलब जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सेंट्रलाइज्ड हो रहा है ना। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन तो खतरा कहाँ है? कैसे खतरा है प्राइवेटाइजेशन? मतलब किस चीज का प्राइवेटाइजेशन? नहीं, मेरा मतलब जो संसाधनों पर नियंत्रण होने वाला है। आप बोल रहे हैं कि मतलब वो एक होकर लूट रहे हैं, हम सब थोड़े थोड़े मिलकर लूटे। किसको? संसाधन को, अपनी तकनीकी विकास करने के लिए। नहीं, हम कहाँ लूटे? मैंने तो नहीं बोला लूटे। नहीं, मतलब आपने जो बोला, मतलब जो कोयला जा रहा है उस पर सबका थोड़ा थोड़ा अधिकार होना चाहिए, या ऐसा कुछ होना चाहिए। जो आपने जो विकास का मतलब तकनीकी विकास का पक्ष रखा, तो अभी जो सेंट्रलाइज्ड होकर कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी उसका बेनिफिट हम लेके वो होने दे। देखो, पहली बात तो जूरी कोर्ट संसाधनों की लूट दोनों सेपरेट इशू है, आपस में ये एक दूसरे को टच नहीं करते। जूरी कोर्ट अदालत, पुलिस और सरकारी भ्रष्टाचार निकालने के लिए है। पहला, संसाधनों, प्राकृतिक संसाधन और मिनरल की लूट रोकने का कानून अलग है, उसका नाम है धन वापसी पासबुक का कानून। ठीक है ना? वो कानून क्या करता है कि भारत में जो मिनरल की लूट हो रही है, पहली बात तो पहले आप एक बात का मुझे जवाब दो कि भारत के जो मिनरल हैं, भारत का जो 33 लाख वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा है भारतवर्ष, जिसके हम नागरिक हैं, उसमें जो पहाड़ है, नदी है, जो उसमें, उसका मालिक किसको मानते हो आप? मतलब वो वास्तव में हम संपत्ति है। वास्तव में हम 135 करोड़। जी 135 करोड़ को मानते हो ना? तो अभी सरकार उसको फ्री में किसी को मतलब फ्री में लूटने दे रही है, और मिनरल यूज नहीं होंगे तो फैक्ट्रियां तो नहीं चल सकती, मिनरल तो लगेगा। जो फैक्ट्री चलाएगा उसको मिनरल तो चाहिए ना। मकान बनाने तो रेत तो लेनी पड़ेगी आपको नदी में से, वरना मकान किधर से बनेगा? आप एक मिनट मेरी बात समझिए। तो मिनरल तो हमको मिनरल को तो काम में लेना ही है। तो अब भारत में जो ये कोयला, रेत
नदी, जंगल, पहाड़, जल, जमीन, जो भी मिनरल्स हैं, प्राकृतिक संसाधन है, आप कह रहे हो कि इसके मालिक भारत के हम 135 करोड़ लोग हैं, तो अभी जी सरकारें वो फ्री में लुटाती है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी संपत्ति है, संपत्ति। जी जैसे अपनी जेब में पैसा पड़ा है, वो अपनी या मोबाइल या कुछ भी जो है ये अपनी संपत्ति है, ऐसे वो मिनरल अपनी संपत्ति है। और मैं ये जी कह रहा हूं कि पूरे भारत की जो मिनरल्स है उससे जो रॉयल्टी इकट्ठा होती है, वो 1 रुपया इकट्ठी हो या 100 रुपया इकट्ठी हो, उससे कोई मतलब नहीं जी है। वो जी संपत्ति जी हमारी है, अतः हर महीने वो संपत्ति जितनी इकट्ठी हुई उसको 135 करोड़ का भाग दो, और जो भी पैसा है वो हर आदमी के खाते में हर महीने जमा होना चाहिए। तो इसमें हम कहाँ लूटने जा रहे हैं? हम ही खुद को कैसे नहीं, मेरा कहने का मतलब, आप जो कारखाना वाला सिस्टम बताए वो तो उसको प्रोपागेट हाँ। करने के लिए बेसिक नेसेसिटी को जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं ना, कि दिखा रहे हैं देखो ये तुम्हारे ये नहीं हो सकता तो नहीं रह सकते, एसी नहीं लगाओगे तो नहीं रह सकते, वो बनाने के लिए उनको मटेरियल्स चाहिए ना। देखो तो मेरा अभी यहाँ पे कारखाने कहाँ से आ गए वापिस, वो मुझे समझ नहीं आया। मिनरल की लूट है, और लूट के जी वो जी बार बेच देते हैं। वो जी भाई हाँ ये हाँ धन वापसी केवल मिनरल की लूट रोकता है, कारखाने लगेंगे ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कारखाने लगाने का कानून अलग है, वो है एम्प्टी लैंड टैक्स। एम्प्टी लैंड टैक्स जी आएगा तो कारखानों की संख्या बढ़ेगी। ये केवल मिनरल जी लूटता है। यदि आपके यहाँ पे कोई जी ना कोई मिनरल होगा, कोई माइनिंग है आपके वहां पे? नहीं होने वाला था, हम उससे बच गए, बक्साइड आने वाला था। वो एक हाँ। जो वेदांत कंपनी है, वो एक मंदिर बना देकर वो सब लूटने वाला था, लेकिन हम लोग ने उसको मना कर दिया, तू मंदिर मत बना और ये मत ले। तो ऐसी 50 माइंस और है जहां पे वो लूट लिया है, तो आप वो जी लूट जी रहा है। और मैं कह रहा हूं वो जो उसमें से बॉक्साइट निकल रहा है फ्री फंड में, जो वो निकाल रहा है, जी उसका रॉयल्टी ऑक्शन से होना जी चाहिए ताकि बराबर दाम में बिके, और वो सारा जी पैसा एक खाते में इकट्ठा हो, और फिर सभी जी नागरिकों में बराबर हर महीने भेज दिया जाए, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। जी 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 इसमें कारखानों का कोई लेना देना नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब, जो मिनरल्स का नेसेसिटीज है, मतलब वो जिनको भी मिनरल्स की नेसेसिटी है, वो उसको प्रोडक्ट की नेसेसिटी को बढ़ाकर उसको डिमांड ज्यादा कर रहे हैं ना, कोई हमको और मिनरल दो, हम ज्यादा प्रोडक्ट। नेसेसिटी कुछ नहीं है। मैं धंधा करता हूँ मिनरल का, बस मैं रेत निकालता हूँ बेचता हूँ, मेरी 4 ट्रॉली चलती है, मैं पत्थर निकालता हूँ फिनिश करके बेचता हूँ, धंधा है। मतलब और अभी मैं वो फ्री में ला रहा हूँ और बेच के पैसा बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बराबर हाँ रॉयल्टी दे। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपको, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बेचने का प्रोसेस तो स्पीड अप होगा ना धीरे धीरे। मतलब ये सिस्टम में, पैसों का सिस्टम में, वो मतलब चाहेंगे कि आप पैसा लेकर भी हमें ज्यादा से ज्यादा दो। हाँ, तो मतलब हम दो? नहीं, मैं शायद मैं आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी वो लोग फ्री में प्रकृति को मार के सब चला रहे हैं। हाँ। हम भी रॉयल्टी लेकर उसी स्पीड में प्रकृति को विनाश करते चलें क्या? नहीं होगा। उसका रीजन है कि जो धन वापसी का कानून है उसके अंदर हर जिले में एक खनन अधिकारी जो होगा वो वोट वापसी पासबुक के दायरे में रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे जब कोई मिनरल के लिए कुछ खनन खुनन की प्रपोजल आती है तो उस जिले की मेजोरिटी जी यह बता सकती है वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके कि उसमें जो जनता की आवाज की धाराओं का प्रयोग करके भी हमको यहाँ पे माइनिंग नहीं करने का। जी 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 जी। और हाँ, स्टेट की जनता, राज्य खनन अधिकारी, एनएलआरओ जिसको बोलते हैं, नेशनल लीज ऑफिसर, उसको ये मैंडेट दे सकती है पासबुक का प्रयोग करके कि भाई ये माइनिंग इस राज्य में नहीं होगी। जी जी हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? तो वो पूरा मैकेनिज्म उसके अंदर हमने रखा है कि जो आप बोल रहे हो ना भाई एकदम बहुत ज्यादा दोहन और ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। वो मतलब नुकसानदायक दोहन में कमी आएगी, और जहां जरूरत है और वाजिब है, नागरिकों को परेशानी नहीं है, सिर्फ वही होगा। अभी तो क्या है, वो अभी जैसे आपके यहाँ पे बच गया, अभी 5-7 साल बाद वेदांता वापिस आएगा तभी लेके जाएगा बॉक्साइट।
रोकेगा कौन? जज से जी, ऑर्डर जी, लिखा हाँ, जाएगा, वो पुलिस ले आएगा, नहीं जी, समझे? हाँ, 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 और ऐसी 50 माइन से कब्जे में ले रखी है वेदांता ने, जी, 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 तो वो तो उसी को तो रोकने के लिए ये कानून है। हाँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जी, जी, धन्यवाद। अच्छा, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आप राइट टू रिकॉल ये अपने आप में एक लेबल है, तो केवल इस शब्द के प्रचार पे ज्यादा भार न दें। हमारा लक्ष्य है कि हम नागरिकों तक ये ड्राफ्ट पहुंचाएं, क्योंकि अच्छा, राइट, राइट। हमारा लक्ष्य ड्राफ्ट है। राइट टू रिकॉल तो मतलब अभी हरियाणा सरकार ने लागू किया, वो इतना रद्दी कानून है कि वहां हरियाणा के अंदर इतनी जी, जी, जी। आएगी, इतने झगड़े होंगे, कोई सीमा नहीं है। मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। अच्छा ठीक है, बोलिए। नहीं, मैंने वो सोचा आप वो उसकी बात कर रहे थे ना डिजिटल मार्केटिंग के, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा, बस यही क्या बोलना था। क्या हेल्प कर सकते हैं बताइए। देख लीजिए फेस में, बस एक अकाउंट आपको मुझे पुराना करके देना होगा, उससे हो जाएगा। कोई मैं अपने चार्जेस नहीं लूंगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह का थोड़ा देख लेना, मिल बांट के देख लेंगे सारा। नहीं देखिए अभिषेक जी, ऐसा है यहाँ पर कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है। तो जो पवन जी है वही मैं हूँ और वही आप है और वही यहाँ पर मौजूद कहाँ गए वो अमित स्वयं जी है। तो आप एक एक्टिविस्ट हैं, वैसे पवन जी एक एक्टिविस्ट है। तो जो अधिकार हाँ, पवन जी मुझे के पास पता है है वो मेरे पास भी और वो आपके पास भी है। आपके पास ड्राफ्ट है, बस अच्छा। यही आपका प्रचार करने का एक वो है मटेरियल। अब आप इसको कैसे करते हैं वो आप कर सकते हैं, आपके पास सारा ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है। चलो ठीक है सर, मैंने यही बोलना था, बाकी मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं इतना। आपको हमसे कुछ चाहिए, पवन जी से कुछ चाहिए, तो वो सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। दीपक, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ कोरबा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैंने एक कोट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एवरी नेशन गेट्स द गवर्नमेंट इट डिजर्व्स। मतलब कि जैसे वहाँ के लोगों की मानसिकता होती है उस हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट होती है। तो मुझे इसमें जानना था कि आपका क्या विचार है पवन सूरी का। कोर्ट गलत है। नहीं, वो नहीं बोल रहा। कोर्ट गलत है। हाँ, वो कोर्ट गलत है। कोर्ट सही, मतलब वो कोर्ट मेरे हिसाब में तो गलत ही दिख रहा है भाई। जिसको वोट देंगे, बस वो जिसको वोट देंगे वो सरकार बन जाती है। और वोट जो आदमी देता है उसके सामने जो विकल्प होंगे वो उसके हिसाब से वोट देगा। उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से कानून आने ठीक होगी। कोई उम्मीदवार जाएंगे और बोलेंगे भाई देखो ये कानून आने से गो हत्या रुकेगी, इस कानून के आने से अदालतों का भ्रष्टाचार खत्म होगा, पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म होगा, तो लोग उसको वोट करना शुरू करेंगे और वो सरकार बन जाएगी। ऐसे ही तो चलता है। इसमें मानसिकता का कोई रोल मुझे दिख नहीं रहा। इकट्ठा करना है या मतलब पैसे के लेकर हम लोगों का एक्टिविस्ट का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? भाई इसमें आप पर्चे बांटो, चुनाव लड़ो, और उसके लिए आपको जो सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग, उसके लिए आप फेसबुक के ऊपर ओपन अपील डाल सकते हो भाई मैं इतने पेम्पलेट छपा के बांटने वाला हूँ, चुनाव लड़ने वाला हूँ, या मैं ये जूरी कोर्ट की बुक वो करने वाला हूँ, बांटने वाला हूँ, और उसके लिए मुझे इतने फंड की जरूरत है। तो जो एक्टिविस्ट हैं वो उसमें आपको जो भी सहयोग देना चाहेंगे देंगे, और उससे आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। अल्टीमेटली उसका जो उद्देश्य पूछने का वो यही है कि जूरी कोर्ट वास्तव में इतना इम्पोर्टेंट है क्या। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो 3 महाशक्तिशाली मतलब सेंटर्स हैं, एक तो अमेरिका प्लस ब्रिटेन प्लस फ्रांस है, दूसरा रूस प्लस चीन है और तीसरा इजराइल है। तो इन तीनों के पीछे जूरी कोर्ट है क्या बेसिकली इनकी तकनीकी आत्मनिर्भरता के पीछे? एक तो ये बात मैं जानना चाहता हूँ, जो भी आप कहानी सुनाना चाहें। और इसके अलावा जो आपने मेंशन किया यूरोप के अंदर, आपने तो सिकंदर अलेक्जेंडर तब तक बताया कि वहां पर भी मतलब उसकी सक्सेस का राज भी बेसिकली जूरी कोर्ट था। तो उतने पुराने जमाने में 1000 साल तक पहले आपने जूरी कोर्ट तक का जिक्र किया है, तो वो क्या क्या है और कब है और कैसे कैसे उसका महत्व रहा है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ कहानी के माध्यम से। देखो, जहां तक जानकारी है ग्रीस के अंदर जूरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। कब से? ठीक है ना, मतलब कुछ 2400 साल पहले, 2500 साल पहले, इतने पहले। ठीक है ना। बुद्धा के हाँ, टाइम क्योंकि से। सुकरात को जो दंड मिला था वो जूरी नहीं दिया था। अच्छा, ठीक है ना। कुछ 500 लोगों की जूरी थी उस समय भी। इतने जूरी सदस्य इकट्ठे हुए, उन्होंने मामला सुना और उन्होंने सुकरात को दंडित किया। उसके बाद में जो जूरी सिस्टम है वो सन 1050 के आसपास ब्रिटेन में आ गया था।
ये और भी इम्प्रूवाइज हुआ 1250 में मैग्ना कार्टा के आने से। जो नागरिक अधिकार पत्र जिसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी मैग्ना कार्टा के बारे में लिखा है, मैग्ना कार्टा, पर उसकी डिटेल नहीं लिखी है उन्होंने किताबों में कि मैग्ना कार्टा क्या। तो मैग्ना कार्टा यही है कि भाई दंड देने की शक्ति नागरिकों के हाथ में चली गई थी, राजा के आदमियों के हाथ से निकल गई थी। मैग्ना कार्टा आने से पहले तक राजा जिसपे मुकदमा डालता था उसको राजा का आदमी सुनता था। मैग्ना कार्टा जो अधिकार पत्र था वो गेजेट में आने के बाद में राजा का आदमी अगर प्रजा पे कोई मुकदमा डालता था तो राजा का आदमी नहीं सुनता था, प्रजा का आदमी सुनता था। मतलब प्रजा के आदमी, वो प्रजा के आदमी जूरी है। जैसे भारत में अभी सिस्टम क्या है, आपको अगर किसी की सरकारी अधिकारी की शिकायत है, मान लो आपको किसी पुलिस कर्मी से शिकायत है, सिपाही से, तो आप थानेदार को बोलोगे, थानेदार सुनेगा ना। थानेदार की शिकायत है तो एसपी को बोलोगे, एसपी सुनेगा। एसपी की शिकायत है डीआईजी को बोलोगे। तो यही तो पूरी सरकार है, सरकार की शिकायत सरकार का आदमी सुन रहा है।